गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। आप सोच रहे होंगे कि फ्रांस की क्रांति हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। समाजशास्त्र का उद्भव जो है वो हुआ 1838 में। समाजशास्त्र के जन्मदाता जो है वो है ऑगस्ट कॉम्टे। अब जब समाजशास्त्र का जन्म हुआ तो इसके पीछे कारण क्या थे, कौन सी ऐसी घटनाएं रही जिसके कारण ये एक नया सब्जेक्ट अस्तित्व में आया। तो इसीलिए हम समाजशास्त्र के जन्म से पहले विश्व में जो घटनाएं हुई जिनके कारण समाजशास्त्र का जन्म हुआ, उन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से एक घटना है फ्रांस की क्रांति। 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति जो है विश्व इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस क्रांति के कारण फ्रांस में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक नए युग का उदय हुआ। फ्रांस की क्रांति के कारण विश्व में नई नई धारणाओं को जन्म हुआ। राजनीति, समाज और अर्थ के क्षेत्र में नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। धर्म की जो पुरानी व्याख्याएं थी उनमें बदलाव हमें देखने को मिला। जहाँ पर पहले समाज जो है वो धर्म के बंधनों में बंधा हुआ था, वो बंधन जो है वो ढीले पड़े और लोग सिर्फ धर्म ही नहीं, धर्म के अलावा भी दूसरे विषयों की ओर सोचने लगे। तो हम पढ़ते हैं, क्रांति के समय यूरोप में क्या दशाएं थीं, क्या चल रहा था जिनके कारण क्रांति जो है वो हुई। क्रांति के समय यूरोप में छोटे बड़े अनेक प्रकार के राज्य थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो अलग अलग थी। उस समय यूरोप में एकता का पूर्णतः अभाव था, यानी कि जितने भी देश थे उनमें एकता की कोई भावना हमें देखने को नहीं मिलती है। उस समय में इंग्लैंड जो है वो प्रथम श्रेणी का व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य था। औपनिवेशिक का मतलब जिसने अपने उपनिवेश अलग अलग जगहों पर बना रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1947 से पहले भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, जहाँ पर इंग्लैंड के लोग व्यापार करते थे। यहाँ संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जॉर्ज तृतीय राजा था तथा उसने अपने दृढ़ और दूरदर्शी संकल्प के साथ फ्रांसीसी राज्य क्रांति का सामना किया। क्रांति के समय इटली नाम का कोई राष्ट्र नहीं था, अपितु यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। यद्यपि इटली का जो अतीत है वो बहुत ही उज्जवल था, परंतु उसकी महानता की पुनः प्राप्ति दूर की बात थी। जर्मनी में 360 से भी अधिक छोटे छोटे राज्य थे। ऑस्ट्रिया राज्य का पुराना और प्रसिद्ध राज्य था, जहाँ पर हेब्सबर्ग वंश जो है वो शासन करता था। प्रशा तत्कालीन समय में सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र कहा जा सकता था, जहाँ पर होहेनजोलन वंश के राजा शासन करते थे। तत्कालीन समय में रूस की शासक जारीना जो है वो वहाँ की साम्राज्ञी थी। उस समय फ्रांस की सामान्य दशा क्या थी? फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में सदियों से चली आ रही सामंती व्यवस्था को नष्ट करके आधुनिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया था। राजनीतिक स्थिति उस समय में फ्रांस पर बुर्बो वंश का शासन था। बुर्बो वंश का लुई 14वां उस समय शासन कर रहा था। लुई 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री रिशलियू ने सामंतों का दमन करके उन्हें एक शोभा की वस्तु बना दिया तथा लुई 14वें ने सत्ता का पूर्णतः केंद्रीकरण कर लिया, यानी कि सारी जो सत्ता है वो लुई 14वें ने खुद ले ली और सामंत जो है वो एक शो के रूप में उन्होंने रखा। उसने उत्तराधिकारियों को परामर्श दिया कि जनहित के कार्य करना, युद्ध नहीं करना और अच्छे परामर्शदाता रखना।
लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां निर्बल, विलासी और लापरवाह शासक साबित हुआ। उसने अपनी मृत्यु के पूर्व 1774 में कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, और उसकी मृत्यु के लगभग 15 वर्ष बाद 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसने बुर्बो वंश की सत्ता जो है वो समाप्त कर दी। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां शासक बना, जो कि शासन संचालन के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त था। उसकी अदूरदर्शिता के कारण ही फ्रांस में क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोइनेट को श्रृंगार, प्रदर्शन और अनाप शनाप के व्यय के कारण लोग विदेशी औरत, श्रीमती वीटो आदि नाम से पुकारते थे। इस प्रकार फ्रांस के राजनीतिक जीवन में एक प्रकार की सड़ांध पैदा हो गई। उसमें कोई गतिशीलता नहीं रही, जिसके कारण उसका पतन होना लगभग निश्चित हो गया था। अब हम देखते हैं उस समय की सामाजिक स्थिति। तो फ्रांस का समाज उस समय 3 श्रेणियों में विभक्त था। फर्स्ट जो है वो है धर्माधिकारी, बिशप, आर्क बिशप, कार्डिनल और पादरी, यानी कि धर्म से संबंधित जितने भी लोग हैं वो प्रथम श्रेणी में रखे गए। दूसरी श्रेणी में जो थे वो है सामंत वर्ग, यानी जो राजा के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तीसरा है जन सामान्य, यानी जो सामान्य प्रजाजन हैं। इसी सामाजिक विषमता के कारण लोग जो है वो तनावग्रस्त थे, और उस समय में फ्रांसीसी समाज का ढांचा जो है वो सामंती होने के कारण जो शक्ति है वो कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ में ही रह गई थी, और बाकी सभी लोगों को बहुत सारे कर जो है वो देने पड़ते थे। लोगों को उस समय भूमि कर, धर्म कर, नमक कर के रूप में राज्य को पैसा देना पड़ता था। इसी कारण उस समय एक कहावत भी प्रचलित रही, सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है, और जन सामान्य यानी कि तृतीय वर्ग जो है वो कर देता है। तो सामंत का काम सिर्फ लड़ने का है, पादरी का काम पूजा करने का है, और जन सामान्य को काम है कि वो पैसा कमाए और राज्य को विभिन्न कार्यों के लिए देता रहे। उसी धन से सामंत अपनी लड़ाई लड़ते हैं, उसी धन से पादरी पूजा करते हैं।